हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूँ एनएससी का जो प्रीवियस पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने। तो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये एनएससी का प्रीवियस पेपर है जिसमें कुछ जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न है वो एनएससी के अंदर आता है। तो ये जो पेपर है वो 2018 का पेपर है, 2018 एनएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार का जो पैटर्न है वो आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने इसमें। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोने गेहूं के बुआई में बीज की गहराई होनी चाहिए। आप यहाँ पर इंग्लिश के अंदर आसानी से देख सकते हैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं इस प्रकार से, और नीचे इसके जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, कई जगह पर टिक लगाया हुआ भी है। मैं इसमें आपको जो सही आंसर है वो बताता चलूँगा, आप क्वेश्चन साथ साथ में आसानी से पढ़ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी के अंदर। तो इसमें पूछा गया है बोने गेहूं के बुआई में बीज की गहराई होनी चाहिए, यानी जो अपना बोना गेहूं होता है, तो जो अपने नॉर्मल अभी बोते हैं, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो गेहूं बोया जाता है वो सारे बोने गेहूं होते हैं। ठीक है, यानी ड्वार्फ व्हीट ही होता है। जो पहले वाला था वो लॉन्ग व्हीट था, और उसके बाद में क्या है, जो हरित क्रांति के बाद में यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद में इसको डेवलप किया गया था, जिसके बाद से ये बोना गेहूँ है। तो यानी जो नॉर्मल गेहूँ होता है अपने, उसकी जो बुआई करते हैं अपने बीज की, तो उसके अंदर गहराई कितनी रखेंगे, तो वो मुख्य रूप से होती है 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। बाजरे का उत्पत्ति स्थान पूछ रखा है, वो होगा अफ्रीका। आगे खरपतवार नाशी रसायन जो गेहूं की फसल में गेहूं सा नियंत्रण करता है, यानी कि फ्लेरिस माइनर दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लेरिस माइनर दे रखा है। फ्लेरिस माइनर के कंट्रोल के लिए किस वीडिसाइड का प्रयोग अपने करते हैं, तो याद रख लेना गेहूं के अंदर आइसोप्रोट्यूरोन का प्रयोग होता है। तो आइसोप्रोट्यूरोन आप याद रख सकते हो। अगला है बोरो पैडी, यानी कि बोरो धान की रोपाई का समय पूछ रखा है। तो अमन, ओस और बोरो होते हैं, यानी कि एक सीजन के अंदर, एक वर्ष के अंदर 3 जो फसलें हैं वो ली जाती है, मुख्य रूप से अलग अलग जो क्लाइमेटिक जोन है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर। तो जो बोरो होती है वो सबसे लास्ट की होती है, साल के अंत में बोई जाने वाली, तो यानी दिसंबर के अंदर इसकी रोपाई है वो की जाती है। धान की सुगंधित प्रजाति है, तो सुगंधित प्रजाति मतलब इस किस्म के अंदर, यानी इस किस्म के जो बीज होते हैं उनके अंदर सुगंध आती है एक विशेष प्रकार की। तो इसका सही आंसर होगा कस्तूरी। मूंगफली की गिरी में तेल प्रतिशत पाया जाता है, तो यानी कहने का मतलब है मूंगफली के बीज के अंदर, ठीक है, कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो वो होता है 48%। ठीक है, और नॉर्मल जो 20% के अकॉर्डिंग है उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि ये एक प्रकार की जो तिलहनी फसल के रूप में उगाई जाती है, जिसके अंदर क्या है कि तेल अगर ज़्यादा है तो तिलहनी है, या फिर प्रोटीन की मात्रा है तो वो दलहनी फसल होगी। तो ये मुख्य रूप से दोनों ही प्रकार की फसलें हैं, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है और तेल भी होता है। तो इसके अंदर 48% तेल की मात्रा पाई जाती है। बीज के लिए आलू कंद का सामान्य व्यास है, तो कहने का मतलब है अपने आलू उगाते हैं तो जो बीज का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से आलू है, तो इसके अगर 4 भाग कर लेते हैं या फिर अपने 2 भाग करते हैं, तो यानी जो ये भाग होता है इसका जो व्यास है टोटल कितना, यानी कितना बड़ा होना चाहिए वो, ठीक है, तो वो 2.5 सेंटीमीटर व्यास का होना चाहिए। यानी ये मान लो 2.5 सेंटीमीटर है, तो इतने व्यास का ही आलू है वो, यानी इतना बड़ा होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इस प्रकार से तो 2.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। बोने गेहूँ में प्रथम सिंचाई निर्धारित है, यानी प्रथम सिंचाई कब करते हैं, तो सबको पता है प्रथम सिंचाई जो है वो अपने 21 दिन, यानी डे आफ्टर सोइंग, DAS, यानी बुआई के 21 दिन बाद में प्रथम सिंचाई है वो करते हैं। उसको क्या बोलते हैं अपने, CRI स्टेज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन तत्व पौधों के लिए आवश्यक न होते हुए भी लाभदायक है। तो यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक तो नहीं है परंतु लाभदायक है, यानी ज़रूरी है, वो देना ज़रूरी है, यानी पौधे उसको ग्रहण करते हैं तो उसका कुछ स्पेसिफिक रोल है पौधे के अंदर, परंतु वो
ज़रूरी नहीं है परंतु लाभदायक है। ठीक है, यानी उसका कोई न कोई रोल है, परंतु अगर उसको न भी दे तो काम चल सकता है। तो कैल्शियम, लोहा व बोरोन जो होते हैं वो आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। आवश्यक पोषक तत्व टोटल 17 होते हैं, वैसे ये टोटल 21 हैं। ठीक है, और ये जो सोडियम होता है वो 21 की श्रेणी में आता है, यानी वेनेडियम है, क्रोमियम है, ये जो हैं पोषक तत्व, और ये एक सोडियम हो गया। तो ये सारे जो हैं वो 18, 19, 20 और 21 की श्रेणी में आते हैं। तो जो सोडियम है उसको मुख्य रूप से अपने सीधे खेत के अंदर नहीं डालते हैं, परंतु ये कुछ फसलों हेतु ज़रूरी होता है। तो इसको अगर दिया जाता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ वो लाभ प्रदान करता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, देना ज़रूरी नहीं है, परंतु इसका जो बेनिफिट है वो फसल को मिलता है। तो इसमें सोडियम आएगा। पौधों में रोगदिता वृद्धि हेतु पादप पोषक तत्व कौन सा है? तो यानी कहने का मतलब है जो डिजीज रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कौन सा पोषक तत्व करता है, यानी कि रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो पोटास करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। नत्रजन जो है वो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। फास्फोरस है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के काम में आता है और एनर्जी को भंडारित स्टोरेज करने के काम में आता है। पोटास जो है वो बीमारियों से लड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। आगे है फसलोत्पादन हेतु उपयुक्त मृदा विन्यास है। तो फसलोत्पादन हेतु उपयुक्त मृदा विन्यास का मतलब है कि ऐसी कौन सी सॉइल स्ट्रक्चर है जो क्या है कि फसलोत्पादन उसमें आसानी से अपने कर सकते हैं। तो ये कणदार जो होती हैं वो सबसे उपयुक्त हैं। ठीक है, यानी कि ग्रैन्युलर जो है कणदार संरचना है वो सबसे उपयुक्त है। मुख्य रबी फसलें की वृद्धि हेतु दिन का तापमान कितना होना चाहिए? तो दिन का जो टेम्परेचर है वो, ये जो सारे टेम्परेचर हैं वो आप देख सकते हो 10 डिग्री से कम है। तो 10 डिग्री से कम के अंदर अपने नॉर्मल फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते। यहाँ पर पूछा है दिन का टेम्परेचर। ठीक है, रात का तो टेम्परेचर सर्दियों के अंदर हो सकता है 4 डिग्री भी हो जाए। ठीक है, 4 से 10 डिग्री हो सकता है, ये नॉर्मल है। तो इसके अंदर दिन का टेम्परेचर पूछा है, तो दिन के अंदर सूर्य का प्रकाश होता है थोड़ा बहुत, तो लगभग जो 27 से 29 डिग्री दे रखा है यहाँ पर, ये सही आंसर होगा। और इससे थोड़ा बहुत कम अगर होता है, यानी कि 22 से 25 डिग्री भी अगर होता है, तो उसके अंदर अपने फसल उत्पादन अच्छी प्रकार से ले सकते हैं। तो रात का टेम्परेचर है वो ये इतना हो सकता है इनमें से तीनों में, परंतु दिन का जो टेम्परेचर है वो 27 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है इसमें से? तो पोटास, कैल्शियम, गंधक और मैग्नीज दे रखा है। तो इसमें पूछा गया है आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? जो एनपीके होता है, जैसे अपने लिखें एनपीके जो होता है वो प्राइमरी होते हैं सारे। ठीक है, इसके साथ में CHO भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 6 होते हैं, ये प्राइमरी कहलाते हैं। ठीक है, परंतु जो क्या होता है कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम ये सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं वो सारे सूक्ष्म होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 9 पोषक तत्व बताए हैं, उनसे हटकर तो यहाँ पर पोटेशियम भी आ गया, कैल्शियम भी आ गया, गंधक यानी सल्फर भी आ गया, तो मैग्नीज बचा है। तो मैग्नीज जो है वो सेकेंडरी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट के रूप में काम में लिया जाता है, सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। अगला है पौधों द्वारा अधिशोषित जस्ता का रूप है। तो जस्ता जो है यानी Zn जिंक जो है वो पौधे Zn+2 के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसकी प्राप्य जो फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए कि किस रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो इसके वीडियो है मैंने पीछे बना रखी है, पौधों हेतु जो पोषक तत्व उनका प्राप्य रूप, इस प्रकार के थंबनेल से आप पीछे की वीडियो है वो देख सकते हो। सहजीवी जीवाणु हैं, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक
बैक्टीरिया कौन सा है जो अपने क्या है कि पौधों की जड़ों के साथ में रह करके अपना जीवन यापन करता है, तो वो है राइजोबियम। ठीक है। हरी खाद की फसल जिसमें अधिकतम नत्रजन पाया जाता है, तो अधिकतम नत्रजन जो है वो सनई के अंदर होता है, यानी सनई की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। परंतु सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाली हरी खाद के लिए जो फसल है वो ढैंचा होती है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। कंपोस्ट के सड़ाव में अम्लता नियंत्रण हेतु किस हेतु प्रयोग किए जाने वाला है कौन सी चीज़ है, तो अम्लता नियंत्रण करने के लिए कंपोस्ट के अंदर चूना मिलाया जाता है। अम्लता नियंत्रण करने का मतलब होता है अगर कंपोस्ट के अंदर ऐसे तत्व हैं जो अम्लता बढ़ा सकते हैं, तो अम्लता को कंट्रोल करने के लिए अपने चूना काम में लेते हैं। ये चीज़ याद रख लेना। किसी भी चीज़ का जो अगर पीएच बढ़ाना है तो चूने द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ढाल के विपरीत फसलोत्पादन की उचित विधि है, तो ढाल के विपरीत, ठीक है, यानी इस प्रकार से ढाल है, उसके विपरीत तो इस प्रकार से स्ट्रिप यानी कि पट्टियाँ बना दी जाती हैं। ठीक है, ढाल के विपरीत। तो ये हो गया पट्टीदार खेती। चिकनी मृदा में बालू का प्रतिशत होता है, तो चिकनी मृदा में बालू जो होती है वो सबसे कम होती है। तो याद रख लेना, चिकनी मृदा में बालू है वो सबसे कम होती है, परंतु बलुई मृदा है, बलुई मृदा, उसके अंदर बालू का प्रतिशत, बलुई अलग चीज़ है, बालू अलग चीज़ है। ठीक है, तो अगर बलुई मृदा जो नॉर्मल अपने जैसलमेर वगैरह के अंदर है, तो कहने का मतलब है उसके जो कण हैं वो मोटे होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि 60 से 70% तक बालू होती है। और जो बाकी पोर्शन होता है वो सिल्ट और कले का होता है, जिससे क्या है कि कुछ जो कण है वो चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से तो जो चिकनी मृदा होती है उसके अंदर कले की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से कण है वो आपस में चिपके रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4 नंबर, फोर्थ। डीएपी के प्रयोग की उचित विधि है। डीएपी के प्रयोग की उचित विधि है बीज के नीचे कुंड में। ठीक है, तो छिटक कर नहीं दे सकते क्योंकि ये स्थिर प्रकृति का फर्टिलाइज़र है, जहाँ पर डाल दिया वहीं पर पड़ा रहता है। बीज में मिलाकर प्रयोग नहीं कर सकते, घोल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि स्थिर है, तो इसको बीज के नीचे दिया जाता है ताकि क्या होता है, जड़ों के पास आसानी से ग्रहण किया जा सके। नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि कौन सी है, यानी कि अगर अपने वो दे रहे हैं, नहर से सिंचाई कर रहे हैं, तो कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी, तो वो है सीमांत पट्टी यानी कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। ठीक है, आगे है गन्ना में खरपतवार नियंत्रण हेतु सीमाजिन के प्रयोग का उचित समय, तो वो होगा जमाव से पहले। ठीक है, यानी आप याद रख लेना, सीमाजी नाइट्रोजन का प्रयोग है वो बिफोर जर्मिनेशन किया जाता है, यानी बोने के बाद में और उगने से पहले इसका प्रयोग करते हैं। पौध वृद्धि हेतु उचित मृदा है। पौध वृद्धि यानी जो ज़्यादातर फसलों का उत्पादन है वो किस मिट्टी के अंदर किया जाता है, तो वो दोमट होगा। कृषि यंत्रों में प्रयोग होने वाला स्पात यानी कि वो है कौन कौन से स्पात यानी स्टील हैं, तो वो सारे ही हैं, उपरोक्त सभी आएगा। हल की क्लियरेंस होती है, तो हरीश के नीचे भूमि तक की दूरी। ठीक है, यानी हल की जो अगर लंबाई अपने माने तो वो कितनी हो सकती है। खुरचनी का प्रयोग किया जाता है, तो खुरचनी का प्रयोग अपने किस लिए करते हैं, खुरचनी का प्रयोग अपने समतल करने के लिए कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर जो फर्स्ट देखा है छोटे खेतों में जुताई करने के लिए कभी कभार हो सकता है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन है वो आएगा। अंतः कृषि किया जाता है, तो अंतः कृषि है उसके अंदर, अंतः कृषि यानी इंटरकल्चर क्रॉपिंग होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, लाइनों के अंदर इस प्रकार से अलग अलग फसलों को बोया जाता है, तो उसका जो होगा वो उपरोक्त सभी आएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु, घास उखाड़ने हेतु और नमी का संरक्षण करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है, यानी लाइनों में बोया जाता है। निम्न में से कौन सा रंग साहिवाल का है, तो इसके अंदर लाल रंग की होती है, साहिवाल जो है वो लाल रंग की है, भथावरी है वो तांबे कलर की होती है। जमुनापारी बकरी का प्रजनन
क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो चक्कर नगर है। निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल की भेड़ है? तो ये मेरिनो है। गांठ गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? परिवर्तित तना होता है। तो जो गांठ गोभी है वो भूमि के अंदर होती है, यानी इस प्रकार से ये भूमि के बाहर है और यहाँ पर ये लगती है, ठीक है। तो ये जो तना है वो भोजन ग्रहण करके फूल जाता है, जिसका अपने खाने के काम में लेते हैं। तो इसका जो परिवर्तित तना है वो काम में लिया जाता है। प्याज के मुख्य फसल का बीज दर है। तो प्याज की बीज दर पूछ रखी है 5 से 7 किलोग्राम होती है। बनारसी कड़ाका प्रजाति है, तो ये बेर की प्रजाति है। केले के लिए प्रति पौधा नत्रजन चाहिए, तो इसके लिए मुख्य रूप से 200 ग्राम आएगा। अर्का हरित किसकी प्रजाति है? अर्का हरित करेले की है। बनाना स्वीट चिल्ली की है, यानी मिर्च की है। उत्तर भारत में खरबूजा बोने का समय है, तो याद रख लेना जो खरबूजा है वो कुकुरबिटेसी कुल का है और कुकुरबिटेसी की सारी जो फसलें हैं वो मुख्य रूप से जायद मौसम के अंदर बोई जाती हैं। और जायद मौसम कब होता है? फरवरी मार्च के अंदर होता है, ठीक है। फरवरी से लेकर अप्रैल तक इसकी बुआई या कटाई जो भी है, यानी पूरी फसल का जो काल है वो 3 महीने का होता है मुख्य रूप से। तो जायद जो मौसम है उसमें कुकुरबिट्स का उत्पादन अपने लेते हैं। तो खरबूजे का जो है अपने फरवरी मार्च के अंदर करते हैं। ग्रीष्मकालीन लौकी की बीज दर। ग्रीष्मकालीन लौकी की जो बीज दर है, लौकी है, जायद को ग्रीष्मकालीन ऋतु भी कहा जाता है और जो खरीफ है उसको वर्षाकालीन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लौकी की पूछा है तो 4 से 5 किलोग्राम होगी। गाजर का वानस्पतिक कुल है। गाजर का वानस्पतिक कुल पूछा है तो गाजर जो अगर जिस भी फसल के अंदर इस प्रकार से जो बीज लगते हैं अंबर के रूप में, यानी एक छाते के रूप में जो बीज लगते हैं इस प्रकार से, वो सारी अम्बेलिफेरी कुल में आती है। तो अम्बेलिफेरी हो गया इसका कुल। शलजम की उपज प्रति हेक्टेयर होती है, तो इसमें 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होगा। तना तथा फल छेदक से अधिक हानि किसमें होती है? तो तना व फल छेदक से ज़्यादा जो हानि होती है वो मुख्य रूप से बैंगन के अंदर होती है, परंतु इसका भिंडी भी आंसर हो सकता है। तो जो यहाँ पर है वो बैंगन ही आंसर होगा इसका सही। तो जो फ्रूट एंड शूट बोरर है वो सबसे ज़्यादा किसमें? बैंगन में होता है। फूलगोभी का उत्पत्ति स्थान पूछ रखा है तो साइप्रस होगा। टमाटर में उर्वरक देने की जो विधि है वो 50% रोपण के पूर्व और 50% 1 माह बाद दिया जाता है। प्राइड ऑफ इंडिया जो है वो पत्ता गोभी की किस्म है। आप किस में याद कर लेना? वेजिटेबल्स और फ्रूट की और जो सीरियल्स वगैरह हैं, क्योंकि इससे 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वानस्पतिक रूप से लीची का फल है। वानस्पतिक रूप से लीची का फल जो है वो नट प्रकृति का है, ठीक है। नट यानी कि मुख्य रूप से जो जो गूंठली वाले जो होते हैं, जिनके अंदर गूंठली वगैरह पाई जाती है, वो नट प्रकृति के होते हैं। काल मेघ किसकी प्रजाति है? तो काल मेघ जो है वो स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की प्रजाति है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ जो है वो यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड के रूप में वो उत्सर्जन करता है। लिगामेंट जोड़ता है, तो ये हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। रजत मछली होती है, तो ये जो सिल्वर फिश जिसको बोलते हैं सिल्वर फिश, तो जो सिल्वर फिश होता है वो एक कीट होता है, न कि ये मछली होती है, तो याद रख लेना। जठरस में उपस्थित प्रमुख एंजाइम है। जठरस में प्रमुख एंजाइम है वो पेप्सिन होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से सही रूप से नहीं लगाया हुआ है? हेमिप्टेरा, यानी दीमक का गण दे रखा है हेमिप्टेरा। आगे है कौन सा जंतु उष्ण रक्त वाला नहीं है, यानी कि गर्म खून वाला? वार्म ब्लडेड एनिमल, तो स्नेक है वो उष्ण रक्त वाला नहीं है, ठंडे खून वाला जीव है सांप। ब्रूनर ग्रंथियाँ किसमें होती है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है डिओडेनम। किसमें लाल रक्त नहीं होता? तो कॉकरेज के अंदर लाल रक्त नहीं होता है, इसमें सफ़ेद रक्त पाया जाता है, यानी वाइट ब्लड। किस जंतु में 4 कोष्ठक वाला हृदय नहीं होता? तो इसके अंदर मछली होगा। तो मछली के अंदर 4 कोष्ठक वाला हृदय नहीं होता, केवल 3 कोष्ठक वाला हृदय होता है, जैसे दायां लिंद बायां लिंद नील्य इस प्रकार से होते हैं। 2 तो होते हैं, परंतु इसके अंदर 3 होते हैं।
हेबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी हेबर संश्लेषण जो है अमोनिया का संश्लेषण करती है हेबर विधि द्वारा। तो उसके अंदर बारीक लोहा जो है वो प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। जिप्सम का सूत्र पूछ रखा है, तो जिप्सम का सूत्र सिंपल सा है, CaSO4 × 2H2O। CS2 डबल बॉन्ड CH2 यौगिक का UPSC नाम पूछ रखा है। तो इसके अंदर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का मतलब होता है एथेन, और फर्स्ट पर ये जो सेकंड बॉन्ड है वो लगा हुआ है, तो एथेन फर्स्ट। केंद्र का विभाजन कहलाता है, तो इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस आएगा। एक वानस्पतिक फल विकसित होता है। वानस्पतिक फल का मतलब होता है जिसके अंदर सभी प्रकार के चीज़ें हों, जैसे उसमें फलवित्ती वगैरह हो, भ्रूणपोष हो, ठीक है, और उसके अंदर अच्छी प्रकार का बीज हो, बीजांड हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अंडाशय से निर्मित हो, अच्छी प्रकार से निषेचन उसमें हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें अगर उसमें उपस्थित है तो उसको वास्तविक फल कहा जाता है। वो केवल अंडाशय से प्राप्त होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन है वो मुख्य रूप से पुष्प के अंदर होता है, और ये जो एंथ्रक के अंदर होता है, पुंकेसर के अंदर, वहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन बायोलॉजी का है। वहिनिकाएँ काष्ठ तंतु व काष्ठ मृत्युतक अवयव हैं, तो ये सारे जाइलम के हैं, जाइलम के अंदर आते हैं। स्टोमेटा धस्य होते हैं, तो इसका आएगा शुष्कोद्भिद। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो हरे पौधों के अंदर सिंपल सी बात है, प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट द्वारा होता है, यानी कि हरी कणकों द्वारा, यानी जो क्लोरोप्लास्ट जिसको बोलते हैं, जिसके कारण हरा रंग होता है, और उसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो की जाती है। कौन सा अल्प प्रकाशीय पौधा है? तो अल्प प्रकाशीय पौधा अपने जानते हैं, जैसे टमाटर, मिर्च और सूर्यमुखी है, ये डे न्यूट्रल है सारे, ठीक है, इनका प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो सोयाबीन है वो है अल्प प्रकाशीय पौधा, यानी जो अल्प प्रकाशीय पौधे का मतलब होता है जिनको पुष्पन के समय जब फूल आते हैं तब अगर कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो जो रबी सीजन वाले जो सारे होते हैं वो दीर्घ प्रकाशीय पौधे होते हैं, क्योंकि रबी सीजन की जो फसल है वो छोटे दिनों के अंदर बोई जाती है, परंतु जो उसके अंदर जो फूल आते हैं तो जो दिन है उसकी लंबाई है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी मार्च के अंदर उसके अंदर फूल आते हैं, नॉर्मली फरवरी लास्ट मार्च के अंदर। तो जब इसमें फूल आते हैं तो दिनों की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है। तो जो याद रख लेना, रबी फसल वाली सारी फसलें होती हैं रबी सीजन वाली, तो वो सारी लॉन्ग डे होती है, और जो खरीफ वाली होती है वो शॉर्ट डे होती है। तो ये जो सोयाबीन है वो शॉर्ट डे के अंदर आता है, SDP। नारियल का खाद्य अवयव है, तो एंडोस्पर्म आएगा इसका, यानी नारियल का खाने योग्य भाग है वो एंडोस्पर्म होता है। भ्रूणपोष, तो भ्रूणपोष जो होता है वो ही अपने खाते हैं। जब फ्लोएम व कैम्बियम जाइलम के दोनों ओर होते हैं समान बंडल कहा जाता है, तो बाइकोलेट्रल होता है। तरबूज का कुल का नाम बताइए, तो मैंने आपको बताया बेल वाली जितनी सब्जियां होती हैं, बेल वाली जो बेल से प्राप्त होती है वो सारी कुकुरबिटेसी कुल की होती है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना। सॉरी। ओराइजस सेटाइवा वानस्पतिक नाम, ओराइजस सेटाइवा जो वानस्पतिक नाम है वो धान का है, आपको पता ही है। टमाटर का सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, और मक्का का जियामेज होता है, आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, टमाटर का जो है लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम होता है, और जो नया नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकन है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, इनके बॉटनिकल नेम भी कई बार पूछे जाते हैं। तो टमाटर का नाम है सोलेनम लाइकोपर्सिकन, जो न्यू नेम है आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, और मक्का का जियामेज होता है। नत्रजन स्त्रीकरण जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है, वो कौन सा है इसमें से? तो वो एजोटोबैक्टर है, जो क्या करता है, ग्रेमिनी कुल की फसलों के अंदर ये मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर राइजोबियम आया होता और पूछा होता कि ग्रेमिनी कुल में नत्रजन स्त्रीकरण करने वाला जीवाणु है, तो राइजोबियम उसका आंसर गलत होता और एजोटोबैक्टर यहाँ पर आता।
एजेटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम जो हैं वो दोनों क्या करते हैं, ग्रेमिनी कुल की फसलों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने 70 आपको करवाए हैं, 70 जो क्वेश्चन हैं वो सारे एग्रीकल्चर के थे। अब यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं आपके मैथ के, रीजनिंग के, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 70 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से आते हैं, बाकी मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके और कंप्यूटर और इंग्लिश से आते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आसानी से देखा जा सकता है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से। ये जनरल वो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, 4-5 इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल 100 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, जो मैंने सारे आपको यहाँ पर बता दिए हैं। आप इनको आसानी से पढ़ कर के याद कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार का पैटर्न है वो आता है। धन्यवाद।